पंजाब में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आती जा रही है, नवजोत सिंह सिद्धू के सितारे गर्दिश में डूबते जा रहे हैं। कांग्रेस के सीएम कैंडिडेट बनने का सपना तो अब पूरा होता दिख नहीं रहा। अब तो नौबत सजा काटने तक की आ गई है। मामला 34 साल पहले का है, जिसमें सिद्धू की सजा को बढ़ाए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने जा रही है। सिद्धू के खिलाफ रोड रेज का यह मामला 34 साल पुराना है। तब उन्हें महज 1000 रुपए की सजा हुई थी, लेकिन अब यह सजा बढ़ने वाली है। सितंबर 2018 में कोर्ट ने सजा पर दोबारा विचार किए जाने की मांग को स्वीकार किया था। पंजाब के पटियाला में 1988 में हुई इस घटना में गुरनाम सिंह नाम के एक शख्स की मौत हो गई थी। सिद्धू और उनके दोस्त कंवर सिंह संधू को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या का दोषी मानते हुए 3-3 साल की सजा दी थी। लेकिन जुलाई 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने संधू को पूरी तरह से बरी कर दिया, जबकि सिद्धू को सिर्फ मारपीट का दोषी माना और सिर्फ 1000 रुपए जुर्माने की सजा दी थी। कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ गुरनाम सिंह के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। परिवार ने फैसले पर पुनर्विचार की मांग की। 13 सितंबर 2018 को जब यह याचिका लगी, तब तक मुख्य मामले में फैसला सुनाने वाले 2 जजेस में से वरिष्ठ जज जस्टिस चलमेश्वर रिटायर हो चुके थे। ऐसे में पुनर्विचार अर्जी पर जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस संजय किशन कौल ने विचार किया। दोनों जजेस ने दोबारा सुनवाई पर सहमति जताई। इन्हीं दोनों जजेस की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। कोर्ट ये साफ कर चुका है कि इस मामले में सिर्फ सजा बढ़ाने की मांग पर विचार होगा। इसका मतलब यह कि सिद्धू पर गैर इरादतन हत्या के आरोप में दोबारा सुनवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में उन्हें सिर्फ मारपीट के मामले लगाने वाली IPC की धारा 323 के तहत दोषी माना था। इस धारा में सजा बढ़ाने की मांग पर विचार होगा। इस धारा में अधिकतम 1 साल की कैद का प्रावधान है। सिद्धू को सिर्फ जुर्माने पर छोड़ दिया गया था। अब एक बार फिर उनके ऊपर जेल जाने का खतरा नजर आ रहा है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। लोकतंत्र और संविधान को लेकर बड़ी बड़ी बातें करने वाली ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ राष्ट्रगान के अपमान मामले में कार्रवाई हो सकती है। मुंबई की अदालत ने ममता बनर्जी को इस मामले में अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया। मुंबई में राष्ट्रगान का कथित रूप से अपमान करने के लिए ममता बनर्जी के खिलाफ दायर एक मामले में 2 मार्च को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। अधिवक्ता विवेकानंद गुप्ता ने उनके खिलाफ राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 की धारा 3 के तहत शिकायत दर्ज की थी। गुप्ता ने बनर्जी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी। शिकायत में कहा गया है कि पिछले साल लेखक कवि जावेद अख्तर द्वारा बुलाए गए एक कार्यक्रम में ममता बनर्जी राष्ट्रगान शुरू होने पर बैठी थीं और बाद में उठी थीं। 2 छंद गाए और अचानक गाना बंद कर दिया गया। गुप्ता ने कहा कि बनर्जी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। गुप्ता की अदालत में शिकायत में कहा गया कि बनर्जी ने राष्ट्रगान के प्रति पूर्ण अनादर दिखाया था और वह अचानक से गान को रोकने के बाद कार्यक्रम स्थल से चली गई। अदालत में गुप्ता ने तर्क दिया, हालांकि आरोपी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया है। मजिस्ट्रेट PI मोकाशी ने प्रोसेस को जारी करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया यह शिकायतकर्ता के सत्यापन बयान, DVD में वीडियो क्लिप और YouTube लिंक पर क्लिप से स्पष्ट है कि आरोपी ने राष्ट्रगान गाया था, लेकिन बीच में रुक गया था और अचानक स्थान से चल दिया, जो प्रथम दृष्टया साबित करता है कि आरोपी ने राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 की धारा 3 के तहत दंडनीय अपराध किया। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी ये वीडियो शेयर किया था। पूनावाला ने ट्वीट किया था, क्या शिवसेना हमारे राष्ट्रगान और सम्मान के इस अपमान का समर्थन करती है? अगर नहीं तो मुझे उम्मीद है कि वे कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। यूपी विधानसभा चुनावों में स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति बन चुकी है। इसके गुनहगार वो खुद ही हैं, जिस डर और उम्मीद के साथ मौर्य अपनी परंपरागत विधानसभा सीट पडरौना छोड़कर फाजिल नगर भागे थे, उसी डर ने मौर्य का फाजिल नगर में भी दामन फिर से मजबूती से पकड़ लिया। मौर्य की फाजिल नगर में अचानक हुई पैराशूट लैंडिंग से क्षेत्र के सपा कार्यकर्ताओं में भयानक गुस्सा है।
ये गुस्सा इतना बढ़ गया कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया और मौर्य का पुतला तक फूंक दिया। साथ ही बाहरी भगाओ, स्थानीय लाओ का नारा लगाते हुए बड़ी रैली भी निकाल दी। अब अपने ही कार्यकर्ताओं का विरोध झेल रही समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। आखिर जो कार्यकर्ता सालों से पार्टी के लिए काम करते आ रहे हैं और कोई उम्मीद लगाए बैठे थे, उनकी उम्मीदों को इस कदर अचानक से बाहर से आए कोई मौर्य आकर रौंद जाए, ये भला क्षेत्र के नेताओं और कार्यकर्ताओं को कैसे रास आ सकता था। लेकिन समाजवादी पार्टी भी बेचारी करे तो क्या करे। अखिलेश के सामने मुश्किल हालात इस कदर हैं कि वो खुद को किसी पहेली में फंसा हुआ पाते हैं। जिन बड़ी उम्मीदों के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी में लेकर आए थे, उन सभी उम्मीदों को मौर्य ने खुद ही गुड़गोबर कर दिया। पहले तो जमकर बदजुबानी की, फिर जब भाजपा ने आरपीएन पर दांव लगाकर पडरौना में मौर्य को चुनौती दी तो मौर्य खुद ही चुपके से पतली गली से निकल लिए। जिन अखिलेश यादव को वो सुनहरे सपने दिखा रहे थे, उन्हीं अखिलेश यादव से खुद के लिए मिन्नतें कर अपनी सीट बदलने का दबाव बनाने लगे। आखिरकार अखिलेश ने भी दरिया दिली दिखाते हुए मौर्य की सीट बदलकर उन्हें अपनी इज्जत बचाने का आखिरी मौका दे दिया। लेकिन सिर मुंडाते ही ओले पड़े वाली कहावत ने मौर्य का पीछा नहीं छोड़ा। उधर फाजिल नगर से मौर्य का टिकट फाइनल हुआ, इधर सपा कार्यकर्ताओं ने ताबड़तोड़ विरोध शुरू कर दिया। कार्यकर्ताओं को जैसे ही इसकी जानकारी हुई, उनमें भारी नाराजगी छा गई। शीर्ष नेतृत्व के इस फैसले से नाराज जिला पंचायत सदस्य के प्रतिनिधि डॉक्टर इरफान अहमद की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने पटहेरिया चौक पर प्रदर्शन कर स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला जला डाला। कार्यकर्ताओं का साफ कहना है कि स्थानीय नेता को ही टिकट मिलना चाहिए। वहीं अब स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए फाजिल नगर की लड़ाई भी आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि पिछले 2 बार से यहां बीजेपी का दबदबा रहा है। फाजिल नगर विधानसभा सीट से बीजेपी के पुराने नेता और 2012 और 17 में जीते गंगा सिंह कुशवाहा के बेटे सुरेंद्र सिंह कुशवाहा को टिकट दिया गया। 3,40,000 से अधिक वोटर वाले फाजिल नगर विधानसभा चुनाव में 17% अनुसूचित जाति के मतदाता, 5% यादव और 10% कुशवाहा और 14% मुस्लिम मतदाता हैं। वहीं 10% ब्राह्मण वोटर्स हैं, जबकि 7% क्षत्रिय और 8% वैश्य मतदाता हैं। इसलिए फाजिल नगर में मौर्य के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति बनी हुई है। द रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। देश के 5 राज्यों में इस समय चुनावी मौसम है और इस चुनावी मौसम में सुहेलदेव भारतीय समाजवादी पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर की जुबानी जंग ऐसी है कि उनके अपने साथी ही परेशान हैं। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे राजभर ने अब खुलेआम स्वीकार कर लिया कि वो गैंगस्टर और गुंडे मवालियों का साथ देंगे। ओम प्रकाश राजभर ने मुख्तार अंसारी और अपने रिश्तों को लेकर बयान दिया है कि वो हमेशा की तरह इस चुनाव में भी मुख्तार अंसारी की मदद करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने अपर्णा यादव पर भी विवादित बयान देते हुए उन्हें अछूत बता दिया। राजभर ने इससे पहले भी कहा था कि वो मुख्तार अंसारी के संपर्क में ही नहीं है, लेकिन मंत्री रहते हुए भी कई बार उनसे मिलने जेल में जाते थे। अब उनके इस बयान के बाद अखिलेश यादव के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि भाजपा लगातार ऐसा परसेप्शन बना रही है कि समाजवादी पार्टी का साथ गुंडों के साथ है। भाजपा ने पश्चिमी यूपी में भी टिकट वितरण को लेकर अखिलेश यादव पर ऐसे ही आरोप मढ़े। पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी ने कई ऐसे विवादित चेहरों को अपना उम्मीदवार बनाया है जिनके ऊपर बहुत से मुकदमे हैं और कई तो गैंगस्टर एक्ट में जेल जा चुके हैं। और अब राजभर के इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी परसेप्शन की जंग में पीछे हो जाएगी। राजभर ने कहा कि जब वो मिनिस्टर थे तो 6 बार बांदा जेल में और 9 बार रोपड़ में मुख्तार अंसारी से मिलने गए थे। वहीं पूर्वांचल के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के साथ साथ उनके बेटे अब्बास अंसारी भी राजनीति में अपनी किस्मत आजमाने को तैयार हैं। जानकारी के मुताबिक ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से अब्बास चुनावी ताल ठोक सकते हैं। ऐसे में राजभर ने भी साफ कर दिया है कि अगर उनसे टिकट मांगा गया तो वो विचार करेंगे और उनकी पूरी मदद भी की जाएगी। राजभर का कहना है कि 12 साल से मुख्तार अंसारी को जबरदस्ती जेल में डाल रखा है। वहीं अब एक गैंगस्टर को लेकर राजभर की इस तरह से बयानबाजी से समाजवादी पार्टी असहज की स्थिति में हो सकती है। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं जब राजभर ने इस तरह की उल्टी सीधी बयानबाजी की हो। वो पहले भी कई मौकों पर ऐसे बयान दे चुके हैं कि उनके साथियों के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का समाजवादी पार्टी से गठबंधन है, लेकिन हालत यह है कि राजभर खुद अपनी सीट छोड़कर भाग चुके हैं और अपने बेटे को हारने के लिए आगे कर चुके हैं।
राजभर जितनी बार भी प्रचार के लिए क्षेत्रों में गए हैं, जनता ने उनके खिलाफ नारेबाजी करते हुए उन्हें दौड़ा लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। नवजोत सिद्धू के गुब्बारे की हवा तेजी से निकल रही है, खासतौर से तब जब से बिक्रम मजीठिया ने अमृतसर ईस्ट में सिद्धू के खिलाफ पर्चा दाखिल किया है। पंजाब का सीएम बनने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी बिसात तो कायदे से बिछाई थी, लेकिन जोश में वे होश खोते गए और करीब दिख रही कुर्सी काफी दूर जा चुकी है। इस बात की निराशा फिलहाल सिद्धू के चेहरे पर नहीं दिखे, लेकिन उनकी पत्नी जरूर काफी निराश हो चुकी हैं। नवजोत कौर ने बातों बातों में यहां तक कह डाला कि अगर सियासत में फायदा नहीं हुआ तो सिद्धू अपने पुराने प्रोफेशन में लौट जाएंगे, क्योंकि आखिर घर भी चलाना है। मतलब ये कि सियासत में सिद्धू सिर्फ कमाने खाने के इरादे से आए हैं, और अगर कमाई नहीं हुई तो इसमें बैठकर क्या करना। नवजोत कौर सिद्धू ने कहा कि अगर उन्हें इस चुनाव में सफलता नहीं मिलती तो वह दोनों दोबारा अपने प्रोफेशन में वापस जा सकते हैं। नवजोत कौर सिद्धू ने कहा कि उन्होंने राजनीति में आकर नुकसान ही कमाया है। सिद्धू मुंबई में शो करते हुए हर घंटे 25 लाख रुपए कमाते थे, वह भी हर माह 5 से 10 लाख रुपए कमा लेती थी। उनका कोई व्यवसाय पंजाब में नहीं है, घर फिर भी चलाना है। अगर नवजोत सिंह सिद्धू को सफलता नहीं मिलती तो वह अपने प्रोफेशन में वापस चले जाएंगे, प्रोफेशन को चुनेंगे और दुनिया घूमेंगे। अमृतसर ईस्ट से सिद्धू के प्रतिद्वंदी अकाली दल उम्मीदवार बिक्रम मजीठिया ने भी उन पर तंज कसते हुए कहा कि बहन नवजोत कौर सिद्धू का धन्यवाद कि बिल्लियां बाहर आईं। इनका पंजाब मॉडल कुछ नहीं, यह फरेब और चीट का मॉडल है। यह हल्के की बात नहीं करते, हल्के के लोगों से कोई राब्ता नहीं। किस्सा कुर्सी का है, कुर्सी नहीं तो कुछ नहीं। मजीठिया ने नवजोत सिंह सिद्धू पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अभी दिल्ली बहुत दूर है। सिद्धू चुनाव हारने के बाद सबसे पहले पाकिस्तान जाएंगे। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के पूर्व चेयरमैन दिनेश बस्सी उनकी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इसके बाद नवजोत कौर सिद्धू भी शिरोमणि अकाली दल में शामिल होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। राहुल गांधी एक बार फिर से लॉन्च किए गए हैं, नए कलेवर और नए तेवरों के साथ। सही सुना आपने, कांग्रेस पार्टी हर बार राहुल गांधी को नए सिरे से लॉन्च करती है। हर बार राहुल गांधी टाइम फिस हो जाते हैं। अब की बार भी जीवन के 51 बसंत देख चुके राहुल गांधी ने अपनी बाहें चढ़ाते हुए कांग्रेस में एंग्री यंग मैन बनने की खूब कोशिश की। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरने के लिए अपने सभी घोड़े खोल दिए। लेकिन उसके अंजाम में हासिल क्या हुआ, ये भी सुन लीजिए। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को कोसने के लिए मोदी के तरकश से ही तीर निकालने का दांव चला, लेकिन यह दांव कुछ इस तरह उल्टा पड़ा कि राहुल गांधी अपनी बगले झांकने पर मजबूर हो गए। दरअसल राहुल ने यूपी के बांसगांव लोकसभा से बीजेपी सांसद कमलेश पासवान की दलितों की आवाज उठाने को लेकर तारीफ की और ये कहकर तंज भी कसा कि कमलेश पासवान गलत पार्टी में हैं। बस फिर क्या था। राहुल का भाषण जैसे ही खत्म हुआ, कमलेश पासवान मानो राहुल गांधी फट पड़े हों। उन्होंने पलटवार करते हुए राहुल गांधी को जमकर धोया। कमलेश पासवान ने कहा कि राहुल भाई ने अपने भाषण में मेरा नाम लिया, मुझे दलित कहते हुए कहा कि मैं गलत पार्टी में हूं, लेकिन मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि आपकी दादी, आपके पिता, आपकी पार्टी कांग्रेस की जो नीति रही है वह यही है कि हमारे समाज में फूट डालो और राज करो। पूरे देश की जनता समझ गई है, इसलिए यह हाल हो गया कि मेरे जैसे एक छोटे से सांसद का सहारा आपको लेना पड़ रहा है। कहां बांसगांव और कहां राहुल गांधी कमलेश पासवान की बात कर रहे हैं। कमलेश यही नहीं रुके, उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि जिस पार्टी में हूं, मेरी पार्टी ने मुझे 3 बार सांसद बनाया, यही मेरी पहचान है। 2 बार विधायक रहा हूं, 3 बार का सांसद हूं, इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए। फिर कमलेश ने आगे भी राहुल गांधी को जवाब देते हुए कहा कि राहुल जी कहते हैं कि मेरे पिताजी मारे गए हैं, मेरे भी पिताजी रैली में मारे गए हैं, मैं भी जानता हूं इस दर्द को। इस देश को और क्षेत्र की सभी चीजों की मैं हैसियत नहीं कहूंगा, लेकिन इनके बस की बात नहीं कि कमलेश पासवान को अपनी पार्टी में लाकर मुझे खुश कर सके। हम 24 कैरेट के बीजेपी कार्यकर्ता हैं, ऐसी बातों का हम पर कोई असर नहीं होगा। ये बीजेपी है जिसने हमारे समुदाय और विकास के लिए काम किया।
वहीं इससे पहले राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान कमलेश पासवान की ओर इशारा करते हुए कहा कि मैंने देखा कि मेरे दलित सहयोगी पासवान जी दलितों का इतिहास जानते हैं। वह जानते हैं कि दलितों को 3000 साल तक किसने दबाया। वह संकोच के साथ बोल रहे हैं। मुझे उन पर गर्व है, लेकिन वह गलत पार्टी में हैं। राहुल गांधी ने अपने भाषण में पूर्व प्रधानमंत्री और अपनी दादी इंदिरा गांधी, पिता और पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या का भी जिक्र किया, लेकिन कमलेश पासवान की धुलाई ने राहुल गांधी का पूरा माहौल फीका कर दिया। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। उद्धव ठाकरे के करीबी और बड़बोले नेता संजय राउत अपने बयानों के गोले जमकर दागते हैं, लेकिन जैसे ही 1000 करोड़ रुपए की जमीन घोटाले के तार राउत से जुड़े, उनकी तोप का मुहाना ही बंद हो गया और खुद संजय राउत जांच की आंच में तपने लगे। असल में यह मामला 1034 करोड़ के भूमि घोटाले से जुड़ा हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में प्रवीण राउत नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। प्रवीण राउत संजय राउत का करीबी है। ईडी ने सुजीत पाटकर नाम के शख्स के ठिकानों पर भी तलाशी ली। सुजीत पाटकर संजय राउत की बेटी पूर्वशी और विदिता के फर्म में पार्टनर हैं। बताया जा रहा है कि प्रवीण राउत की पत्नी के खाते में संजय राउत की पत्नी के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर किए गए थे। ईडी को इसके सबूत भी मिले हैं। प्रवीण राउत का रियल एस्टेट का कारोबार है। आरोप है कि हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की एक उप कंपनी गुरु आशीष कंस्ट्रक्शंस ने अधिकारियों के साथ मिली भगत करके जमीन के फ्लोर स्पेस इंडेक्स में फेरबदल कर दिया। इस कंपनी को सिद्धार्थनगर इलाके में एक चौल को विकसित करने का काम सौंपा गया था। वहां रहने वाले लोगों को बिना फ्लैट दिए ही उनकी जमीन बेच दी गई। इस मामले में ईडी ने पहले ही प्रवीण राउत के 72 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है। HDIL के प्रमोटर राकेश वधावन और बेटे सारंग पर अन्य मामले में जांच भी चल रही है। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के 6118 करोड़ रुपए डुबाने के आरोप में ईडी जांच कर रही है। HDIL कंपनी से जुड़ी गुरु आशीष कंस्ट्रक्शंस कंपनी में प्रवीण राउत डायरेक्टर हैं। प्रवीण राउत का नाम इससे पहले दिसंबर 2020 में PMC बैंक घोटाला मामले में सामने आया था। 2010 में प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी ने संजय राउत की पत्नी को बिना ब्याज के 55 लाख रुपए का कर्ज दिया था। इस पैसे का उपयोग मुंबई के दादर इलाके में एक फ्लैट खरीदने के लिए भी किया गया था। संजय राउत की पत्नी ने बाद में यह कहा कि उन्होंने प्रवीण राउत की पत्नी के पैसे वापस कर दिए हैं। HDIL में 1034 करोड़ के घोटाला सामने आने के बाद प्रवीण राउत को गिरफ्तार किया गया। प्रवीण राउत की पत्नी के खाते से संजय राउत की पत्नी के खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए। ईडी को इसके सुराग मिले हैं। इन्हीं सुराग के आधार पर ईडी ने यह कार्रवाई की है। मुंबई के पास पालघर जिले के सफले इलाके में प्रवीण राउत का रियल एस्टेट का बड़ा कारोबार है। ईडी के अधिकारियों ने प्रवीण के घर पर छापा मारा था। इसके बाद उन्हें दक्षिण मुंबई में बलार्ड स्टेट जोनल कार्यालय में पूछताछ के लिए लाया गया। प्रवीण की जांच में ठीक से सहयोग नहीं करने पर कई घंटे की पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अंग्रेजी के लंबे और कठिन शब्दों को अक्सर ट्वीट करने वाले कांग्रेस नेता शशि थरूर का पाला सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया से पड़ गया। फिर क्या, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने थरूर को अच्छे से हिंदी समझा दी। असल में लोकसभा में सिंधिया के हिंदी बोलने से शशि थरूर को परेशानी होने लगी। थरूर ने अंग्रेजी में किए गए सवाल का जवाब हिंदी में दिए जाने पर आपत्ति जताई। हुआ ये कि डीएमके सांसद KS सुंदरम ने कोयंबटूर से इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू होने को लेकर अंग्रेजी में सवाल किया। इसका जवाब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिंदी में दिया। इसके बाद डीएमके के ही एक और सांसद P वेलुसामी ने अंग्रेजी में सवाल किया। ये उड़ान योजना से जुड़ा था। दोबारा सिंधिया ने इसका जवाब हिंदी में दिया। सिंधिया जवाब देकर बैठे ही थे कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने आपत्ति जताई। थरूर बोले कि माननीय मंत्री तो अंग्रेजी में बोलते हैं, वो हिंदी में जवाब क्यों दे रहे हैं? ये अपमान है लोगों का। थरूर की आपत्ति पर पलटवार करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, ये बड़ी अजीब बात है कि उनके हिंदी बोलने पर ऐतराज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे सदन में ट्रांसलेटर्स हैं,
थरूर को उनके हिंदी बोलने में क्या समस्या है? रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।